कश्मीर घाटी से धारा 370 हटने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जाने को लेकर देश में हल्ला मचा हुआ है। अगर हल्ला की बात करें तो वही जो लाउड स्पीकर पर बजने के बाद होता है। इस बात को आप दिल पर मत लीजिएगा, वाकई में हल्ला होता है। खैर छोड़िए इन बातों को, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक कानून के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सबसे पहले हम आपको एक मशहूर केस, एक मशहूर कहानी से रूबरू करवाएंगे जिसने उस दौर के सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, शाहबानो केस 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने वह गलती की थी जिसने लिख दी थी कांग्रेस की पतन और बीजेपी के उभार की स्क्रिप्ट। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। कहानी शुरू होती है 70 के दशक से। इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। शाहबानो उन्हीं की पत्नी थी। वर्ष 1975 में खान ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली और 43 साल तक साथ रही अपनी बीबी शाहबानो और उनके 5 बच्चे समेत उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जहां एक झटके में ही 59 साल की एक महिला बेघर हो गई। वकील साहब बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे तो दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो नियमित तौर पर हर महीने गुजारा भत्ता की मांग करती रही थी। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद भी हुआ करता था। फिर 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 3 तलाक बिद्दत दे दिया। केवल मेहर की रकम का भुगतान कर खान ने 2 टूक कह दिया था कि अब शाहबानो को 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। फिर तलाक के बाद शाहबानो ने खान से हर महीने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर अदालत की तरफ रुख कर लिया था। शाहबानो के इस फैसले पर अहमद खान ने दलील दी थी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर की होती है, उसके बाद नहीं। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है। इस अवधि के दौरान महिला की देखरेख की जिम्मेदारी तलाक देने वाले पति की होती है। अगर महिला उस वक्त तक प्रेग्नेंट हो तो इद्दत की मुद्दत बच्चे के जन्म तक मानी जाती है। इद्दत की मुद्दत एक तरह का वेटिंग पीरियड है ताकि इस दौरान तलाकशुदा महिला चाहे तो दूसरी शादी कर सके। हम आपको बता दें कि इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक शाहबानो के पक्ष में फैसला आया था, जिसके बाद खान ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी और खान के द्वारा दलील दी गई कि दंड प्रतिक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग की गई है वह मुस्लिम महिला पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ मामला है। जिसके बाद यह विवादित मामला 5 जजों के संविधान पीठ तक पहुंच गया। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दे दिया था कि वह शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए 189.20 रुपए दिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि तलाक के बाद बीबी को मेहर का मतलब यह नहीं कि उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत ही नहीं है। गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी का हक है। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सरकार को भी समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर अपील की। इससे पहले भी कई मौकों पर कोर्ट समान नागरिक संहिता बनाने की सलाह दे चुका था। संविधान के अनुच्छेद 44 में भी कहा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। शाहबानो मामले में समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया था, और तिलमिलाए भी क्यों ना, क्योंकि उसका पूरा वजूद ही खतरे में था। फिर क्या था, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामलों में दखल बताकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह विडंबना ही थी कि लेफ्ट दलों को छोड़कर सेकुलर कहे जाने वाली कमोबेश हर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेकुलर फैसले का विरोध किया था। शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए दमदार भाषण भी दिया था, लेकिन साल भर के भीतर ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून 1986 पारित कर दिया, जिसके बाद कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी मंत्रिपरिषद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। शाहबानो अदालती लड़ाई जीतने के बाद भी हार गई थी। राजनीति ने उन्हें हरा दिया था। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी की सरकार ने सरेंडर कर उन्हें हरा दिया, जिसके 6 साल बाद वर्ष 1992 में उनकी ब्रेन हैमरेज से मृत्यु हो गई। कहानी को ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्यों है इसकी जरूरत। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्सों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू किया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट अर्थ है सभी नागरिकों के लिए एक कानून। इसका किसी भी समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इस कोड के तहत राज्य में निवास करने वाले लोगों के लिए एक समान कानून का प्रावधान किया गया है, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार की ओर से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के विषय में चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा एक एफिडेविट भी दिया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब संसद बनाएगी। और वहीं संसद में इस मामले में सरकार के तरफ से कहा गया है कि हमने विधि आयोग के सामने इस प्रस्ताव को भेजा है और उनके सुझावों के अनुसार ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। खैर, दुर्भाग्य ये है कि पिछले 2 सालों से अभी तक कोई भी विधि आयोग का चेयरमैन नहीं है, और जब चेयरमैन ही नहीं है तब राज्यों के स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने से अराजकता फैलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अभी एक राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वह राज्य है गोवा। इस राज्य में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगी। हम आपको बता दें कि कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित मामलों में एक समान नियम लागू हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध में पेश किया जा रहा है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्ण क्रिया करने और बढ़ावा देने का अधिकार भी दिया गया है। तो इस पूरे मामले को जानने के बाद आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।